अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे शहजाद अनवर फारूकी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और इसके साथ ही साथ आबिद ज़ुबैरी साहब भी माहिर कानून हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप तमाम माहिरीन का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीगल टीम बल्ले का निशान वापस लेने में कामयाब हो चुकी है। पीटीआई के लिए अच्छी खबर है, मगर उसके बावजूद पीटीआई की मुश्किलात जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही। पहला मरहला कागजाते नामजदगी का था, जिसमें हमने देखा कि पीटीआई रहनुमाओं को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कागजाती नामजदगी पीटीआई रहनुमाओं के फाड़ दिए गए। यहाँ तक कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जब देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक है इन रहनुमाओं का, तो उनके मुंह पर दरवाजे भी बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि फीस जमा कराने में भी मुश्किलात का एक अंबार था जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सामने था, और ये मुश्किलात अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि स्क्रूटनी का जो अमल शुरू हो चुका है, ये सिलसिला अभी तक थम नहीं रहा मुश्किलात का, क्योंकि स्क्रूटनी के मामले में भी बहुत सी रुकावटें खड़ी हो रही हैं। इसमें भी तरीके इंसाफ को दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर जो खवातीन हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है। तरीके इंसाफ की एक मुश्किल हल नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, और इससे निकलना कैसे है, लीगल टीम उसमें जुट जाती है। सवाल सबसे पहले शहजाद अनवर फारूकी साहब, आपके लिए, आपको क्या लगता है कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कराता है तो इलेक्शन की शफाफियत पर बहुत से सवालात नहीं खड़े हो जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना। गुजारिश ये है कि जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं वो तो सबके सामने है, और उसके बारे में शफाफियत की बात करनी या शफाफियत के सवाल के बारे में बात करना, ये तमाम गुफ्तगू जो है वो अब अपने माने खो चुकी है। मुझे अभी आपने बात की कि एक रुकावट ख़त्म होती है तो दूसरी रुकावट शुरू हो जाती है, तो मुनीर नियाजी मुझे याद आ गया कि एक और दरिया का सामना था। मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। पंजाबी की एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि आटा गूंथती हिलदी क्यों है। पीटीआई वाला अगर एक नुक्ता भी गलत लगाएगा कागजाते नामजदगी में तो भी उसको प्रॉब्लम होगी। उसने कहीं पे कोई बैनर गलत लगा दिया है किसी जगह पे तो वो भी उसके लिए मुश्किल होगी। उसको तो किसी सूरत आप वो समझे कि उसको तो खुर्दबीन की मदद से देखा जा रहा है कि ये पीटीआई और उसके वोटर्स जो इसके जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ये एक बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। मेरे नज़दीक इस सारे आर्गूमेंट में हम इस सारे अमल का जो असल मकसद है हम वो भूल रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि जमहूरियत का मतलब ये था कि अगर अवाम किसी को पसंद करे, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या आसफ अली जरदारी हो, मेरे नज़दीक अगर अवाम किसी को पसंद करते हैं, किसी को वोट के नज़दीक के जरिए उसको इलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद उसको हक होना चाहिए, चाहे उसकी मईशत के हवाले से कोई नज़रियात जो हैं वो हमसे बिल्कुल नहीं मेल खाते, या उनके अंदर कोई और मसाइल हैं, उनके बारे में हमें ये लगता है चोर हैं या लुटेरे हैं, तो ये फैसला करना अवाम का काम है। या तो ये सारे फैसले आप अपने हाथ में ले लें। इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक पूरी तरह से आप समझ लें कि एक पार्टी बना हुआ है, और वो भी एक तरह से इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन उसका नाम जो है वो बैलेट पेपर पर नहीं होगा। ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। हमारे मुआशरे में भी तकसीम इतनी गहरी हो गई है कि यहाँ पे वो पुराने ज़माने में जिस तरह से पहलवानों के दफ हुआ करते थे, तो अवाम के अंदर भी राय आमा इसी तरह से है, मीडिया के लोग भी इसी तरह से तकसीम का शिकार हैं। और ये जाने बूझे बगैर के मंतक क्या कहती है, अकली बात क्या है, या असल हुस्न क्या था इस सारे अमल का, उसको भुला के हम अपने अपने पसंदीदा लीडर और पार्टी के लिए गले फाड़ के सिर्फ नारे मार रहे हैं और दूसरों को गालियां दे रहे हैं। मेरे नज़दीक इस इलेक्शन के हवाले से जितनी मायूसी मुझे अब तक हुई है, मुझे लगता ही है कि ये मेरी मायूसी का सिलसिला जो है वो थमेगा नहीं, वो मजीद आगे जाएगा। अच्छा शहजाद साहब, अभी बल्ले का निशान तो फिलहाल लीगल टीम वापस लेने में कामयाब हो गई है। इलेक्शन कमीशन इसे दोबारा चैलेंज कर सकता है? देखिए, मैंने अभी बात की है इस हवाले से, वहाँ पे एक इजलास चल रहा है। मैंने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले किसी से बात की है, तो मुझे ये बताया गया कि इस हवाले से एक इजलास है, वो फैसला करेंगे कि पार्टी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन जो अजीज़ुद्दीन साहब हैं, वो अजीज़ साहब जो हैं, वो इसमें अपील में जा रहे हैं, और उनका कहना ये है कि उनको नहीं बनाया गया पार्टी। पेशावर हाई कोर्ट ने उनको नोटिस नहीं दिया, उनको सुने बगैर जो है ये फैसला मुअत्तल किया गया है, तो वो डेफिनेटली अपील में जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। देखिए, आप अगर एक तरफ बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर लगा देंगे और दूसरी तरफ वो हमारे बचपन में हमारे गांव देहातों की औरतें जो है ना, वो एक
लकड़ी के टुकड़े से कपड़े धोया करती थी, तो पंजाबी में उसको थापा कहते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में उसका कोई मुस्तमल मुझे लफ्ज़ ज़हन में नहीं आ रहा। तो वो अगर थापा भी साथ छाप देंगे आप तो दूसरों को कंफ्यूज करने वाली बात है कि इसमें से बल्ला कौन सा है और इसमें से थापा कौन सा है, और नाम भी अगर मिलते जुलते होंगे, एक इमरान अहमद न्याजी होंगे और एक इमरान न्याजी होंगे और एक इमरान अहमद होंगे, तो कंफ्यूज करने का ये सिलसिला 8 फरवरी तक जारी रहेगा। हाँ जी। प्रॉब्लम ये है कि असल जो मुद्दा है वो अवाम की राय को तब्दील करना है, उसके लिए आपको अवाम जो को बदल रिलीफ नहीं देना रही है था, आपके वो मुताबिक। रिलीफ नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि ये सारी एफर्ट्स जो हैं वो अभी ठीक तक है, मुझे शहजाद साहब, fruitful होती हुई आबिद नजर नहीं जुबैरी आई। साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आबिद जुबैरी साहब, स्क्रूटनी का अमल कहाँ तक पहुंचा है, कहिएगा, बताइएगा कि मुश्किलात जो सारी फेस करना पड़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्क्रूटनी के अमल में, वो क्या है? रहीम, देखिए ये बड़ी बात है कि उनके कागजात स्क्रूटनी के लेवल तक पहुंच गए। आपने देखा तो उनको तो कागजात दाखिल करने में मुश्किलात हो रही थी। आज वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि जो मफरूर लोग थे उनकी पकड़ दकड़ हमने कोशिश की। नहीं, मफरूर लोग तो जमा कराने कागजात नहीं आए। अच्छा। उनके लोग आए थे तो उनको पकड़ के आप उनके दाखिल करने देते, और अगर आप समझते हैं कि वो नाअहल थे तो वो आरओ का काम होता है, रिटर्निंग ऑफिसर का, वो रिजेक्ट कर सकता है उनके पेपर। लेकिन हर इंसान का हक होता है कि वो अपने कागजात दाखिल करे। चले वो मरहला गुजर गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, एक ऑर्डर पास किया, लेकिन उसी रात उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, जो आज ऑर्डर सस्पेंड किया पेशावर हाई कोर्ट ने। अब स्क्रूटनी के उसमें हम देख लेंगे कितने लोगों के अभी कुछ आप ही के चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनलों पे चल रहा था, मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस लगा के उनके कागजात रिजेक्ट किए जा रहे थे। अब देखते हैं कितनों के रह जाते हैं, और जो बड़ी सीटें हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके जो लीडरान हैं, उनके क्या कबूल होते हैं कागजात या उनके रिजेक्ट होते हैं। फिर नेचुरली उस पर पटिशंस होंगी और अपील का पीरियड होता है, उसके अंदर फिर वो अदालतों में मामला जाएगा, फिर वहां से कोई रिलीफ मिले तो मिलेगी। लेकिन देखिए, हर कोई ये सवाल करता है कि पीटीआई, किसी और पार्टी के बारे में सवाल नहीं किया जाता जो आप लोगों को बुलाते हैं अपने चैनल्स पे, क्योंकि एक आप देख रहे हैं कि उनको इस इंतखाबी अमल से बाहर रखने की मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन आपका बाइस्ड है, वो सही इलेक्शन, मैं तो समझता हूँ उसके तहत इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकते। लेकिन नेचुरली वो अब ये सिस्टम है। अब देखते हैं कहाँ तक इनको इजाजत मिलती है इलेक्शन में लड़ने की। क्या इनका निशान इवेंचुअली बल्ले का रहता है, कि बल्ले के बगैर तो ये इलेक्शन बेकार हो जाएगा। तो ये सब चीजें वक्त ही बताएगा क्या हो रहा है। लेकिन ये हर स्टेप पे उनको कोशिश ही हो रही है किसी तरह से वो उनके कैंडिडेट्स बाहर हो जाए इलेक्शन प्रोसेस से। जुबैर साहब, हम अपने प्रोग्राम में, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए मुख्तलिफ टाइम्स पर ये सवाल उठाते रहे हैं अपने पैनलिस्ट के सामने भी, कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से नहीं मिल पा रही, जिसका जिक्र पीपल्स पार्टी भी करती रही है। ऐसे में स्ट्रेटजी या पीटीआई की क्या होगी? क्योंकि नजर आ रहा है ये बिल्कुल इस टाइम ग्राउंड पर है कि किस तरह से नाइंसाफी हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ। देखिए, मैं उनका स्पोक्समैन तो नहीं है, तो आप बेहतर होता कि उनके किसी लीडर से या उनके कैंडिडेट से सवाल करती, वो बेहतर बता सकते हैं कि आप उनका क्या होगा। लेकिन देखिए, इस सिचुएशन में वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, वो इलेक्टोरल हिस्सा, पॉलिटिक्स का हिस्सा होना चाह रहे हैं। उन पे इल्जाम है कि जी उन्होंने हर पॉलिटिशियन, खासतौर पर नून लीग के, अभी मैं प्रोग्राम में एक सीनियर पॉलिटिशियन के साथ उन्होंने कहा 9 मई की इन्होंने ये किया, उन्होंने दहशतगर्दी कर दी, ये कर दी। तो मैंने उस पर कहा कि जी आपके पास तो हुकूमत थी, फिर उनको बैन कर देते आप, अगर वो दहशतगर्द पार्टी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला कर देता। आर्टिकल 17 यही कहता है ना कि आप किसी पार्टी पे पाबंदी लगा सकते हैं, इलेक्शन लॉज के अंदर भी ये लिखा हुआ है। तो लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो इलेक्टोरल हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उनको इजाजत दें, लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला करने दें वो किनको चुनते हैं। अगर वो समझते हैं कि ये लोग एंटी स्टेट हैं, एंटी पाकिस्तान हैं, तो फिर लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप देखिए, जितना आप इलेक्टोरल प्रोसेस से लोगों को बाहर रखेंगे, किसी को बाहर रखेंगे, फिर आपके यहाँ शिद्दत पसंदी उरूज पे आएगी। अगर इस पीटीआई को हिस्सा नहीं लेने दिया गया और लोगों को फैसला नहीं करने दिया, तो आप देखिएगा कि ये खुदा न खास्ता 1970-71 के हालात की तरफ ना चला जाए हमारा मुल्क, और हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस वक्त। बिल्कुल ठीक। जुबैरी साहब, नवाज शरीफ साहब के जो कागजाती नामजदगी हैं उनकी भी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका, मंजूर हो चुके हैं, कागजात बिल्कुल उनके ठीक हैं, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग अब चैलेंज करने जा रही है इमरान खान के जो कागजाती नामजदगी। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि उनके कागजात एक्सेप्ट हो गए, क्योंकि अभी तो उनका वो जो नाअहली है ताहयात, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है। जरूर एक आर्टिकल सेक्शन 232 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, जिनकी इनकी अक्सरियतों का उसका पीरियड 5 साल, और ये सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा भी और ये केस कैसरानी साहब का लगा लिया है कि
लाइफ टाइम बैन होना चाहिए था, या 230 थी, उससे पहले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप ये देख लें कि मतलब कि जो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला होते हुए ये कैसे एक्सेप्ट हुए, यानी आपने फैसला कर दिया कि 232 प्रिवेल करता है सुप्रीम कोर्ट के, आरओ ने फैसला कर दिया जो एक ब्यूरोक्रेट है। अब देखिए ये भी एक अजीब बात है। तो फिर अब मेरे ख्याल से तो केस को सुनना ही नहीं चाहिए वो जो अब सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आरओ साहब ने फैसला कर दिया पहले। ठीक। जुबैर साहब, अभी जो मुखालिफिन हैं पीटीआई के, या यूं कह लीजिए कि इमरान खान के, वो भी मानने पे इस टाइम तैयार है, वो मान रहे हैं कि जो नाइंसाफी है तहरीक इंसाफ के साथ वो हो रही है इस तरह से, इससे पहले किसी सियासी जमात के साथ। जी, आप ये नून लीग के किसी आदमी से बात करें, वो बिल्कुल नहीं कहेगा, वो तो कहेगा ये डिजर्व करते हैं, इनको तो इलेक्टोरल। वो राना साहब की अगर स्पेसिफिकली आप बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पीटीआई की जो मकबूलियत है वो सोशल मीडिया पर है और वो फ्रॉड है। बहुत ही एक महज़ब, बहुत ही आला इनके पॉलिटिशियन है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, खुर्रम दस्तगीर साहब। उन्होंने ये बातें की कि जी वो लोग तो जो आप कह रही हैं उसके खिलाफ बात की, उन्होंने कहा ये तो दहशतगर्दी में और 9 मई में इन्वॉल्व हैं, ये तो इलेक्टोरल, ये लोग शिद्दत पसंद हैं, तो इस तरह की बातें, तो ये इतना एक महज़ब, इतना आला उनके एमएनए रहे हैं और मिनिस्टर रहे हैं हमारे, वो बात कर रहे थे। ठीक है। जुबैरी साहब, अभी साबिक जो एमपीए हैं नईम इब्राहिम, उनको हिफाजती जमानत पर होने के बावजूद भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस तरह के दर्जनों वाकयात हैं। हमने देखा कागजात नामजदगी ना सिर्फ फाड़े गए, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साफ उन्हें उनके कागजात ना सिर्फ फाड़े, उनके सामने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए कि जी हम मजबूर हैं। तो ऐसे में इलेक्शन की शफाफियत पर फिर तो बहुत सारे सवाल। बिल्कुल, देखिए अगर ये बात कह रहे हैं अगर इस तरह से मजबूत है, लेकिन एक बात उसका जवाब अभी प्रोग्राम में था, उन्होंने यही कहा कि आप देखिए सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी इन्हीं लोगों के एक्सेप्ट हुए हैं। हाँ जी, तो हाँ मुझे नहीं पता ये कि आप ये चंद केसेस हैं जो इस तरह से आप पिन पॉइंट कर रही हैं, अगर जिसके साथ भी हो तो गलत क्या, वो मजबूर है, बिल्कुल मजबूर है। देखें क्योंकि पूरी एस्टेब्लिशमेंट का एक पॉलिसी है कि पीटीआई को नहीं आने देना। अब देखिए फिर इलेक्शन पता नहीं क्यों कराया जा रहा है कि आप दे दें हुकूमत जिसको आप चाहते हैं, वो आपके लोग आए, वो पीटीआई को फिर उनको जेल भेजें, उनको पॉलिटिक्स से बाहर कर दें। लेकिन आप याद रखें आखिरी से जो होती है अवाम की होगी। तो आप देख लें, आप किसी को मुसल्लत करेंगे, आपके इस मुल्क में स्टेबिलिटी की जो अशद जरूरत है हमें, और इन सबको जो बड़े जो लोग हैं जो मैटर करते हैं यहाँ हमारे, उनको सोचना चाहिए कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। आप लोगों को फैसला करने दीजिए वो किससे चाहते हैं, अगर लोग समझते हैं वो सही नहीं होंगे, उनको आप निकाल अगले इलेक्शन में बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन ये मौका नहीं मिलेगा, अवाम अगर नहीं चुनेगी अपने नुमाइंदों को तो यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा वो होगा। और आप देखिएगा इलेक्शन इस तरह का हुआ, अवाम भी नहीं मानेगी और लोग और ये पार्टीज भी शायद ना माने, और पीपल्स पार्टी हो सकता है ना माने इस इलेक्शन को, क्योंकि अगर इस तरह से सारी फील्ड एक पार्टी को आगे लाने की और एक आदमी को वजीर आजम बनाने की हो रही है। ठीक है। जुबैर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में रिहाई के बावजूद आप देख लीजिए कि अदालती हुक्म पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या इस तरह अदलिया की इज्जत आपको नहीं लगता कि कम होती है? अदलिया की तो इज्जत तो बहुत पहले खत्म हो गई हमारे यहाँ। जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब थे, आपने देखा उस जमाने में खुलेआम जजों की गालियां दी जाती थी, पार्लियामेंट के अंदर गालियां, कहा जाता था हम उनका हुक्म नहीं मानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुझे जो परेशानी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन नहीं लिया। देखिए कोर्ट, अगर ये सुप्रीम कोर्ट एक यूनाइटेड होके सब ये बात करती तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। अब सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दे रहा है, और एक डीसी जो एक पता ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है, वो 15 दिन की उनको हिरासत, कहाँ कहते, ये सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा, ये दूसरे कोर्ट्स को नजर। आप खवातीन जो हैं जो पकड़ी हुई है, खदीजा शाह और जो लोग हैं, वो एक जगह से छुटती हैं, उनको बलोचिस्तान ले जाया जाता है। ये अदलिया को नजर नहीं आ रहा जो हो रहा है कि उनके अहकाम किस तरह मारे, क्योंकि आपके अहकाम इसकी आराम से उड़ा देते हैं, तो आप वो इम्प्यूनिटी के साथ वो एक डीसी आदमी जो है पिंडी का, वो ये इतना बहादुर हो गया कि जी उसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करके 15 दिन की नजरबंद कर दिया उसे। ठीक ठीक। नौशाद साहब, जुबैरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? बैट तो मिल गया इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अब बैटिंग किस तरह से करेगी तहरीक इंसाफ, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए जुबैरी साहब की बहुत सी बातें किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर इसलिए बात नहीं की जा सकती कि मुझे नहीं समझ में आता कि हम किन ग्राउंड्स पे खड़े होकर बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी बातें की, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए, बहुत सारे आर्गुमेंट्स दीवार से लगाया जा रहा है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी किए, लेकिन इसके ऊपर कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं। मिसाल के तौर पे आप आज के दिन देख लीजिए, काफी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता देता हूँ। जी मैं आपको वीडियोस की हकीकत भी बताता हूँ। ये वीडियोस ही तो है जिन्होंने हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये वीडियोस बनवा के, और अल्लाह माफ़ करे ख़वातीन कार्ड भी इस्तेमाल कर लें और ये भी कर दें और वो भी कर दें। देखिए बात ये है,
आप ये बताइए कि कितने सोशल मीडिया पे लोग मौजूद हैं आपका, क्योंकि हम सारे सोशल मीडिया पर बेस कर रहे हैं ना, जिसने ये आके कहा कि मेरे कागजात नामजदगी दाखिल नहीं हो सके? बताइए, आप मुझे सबूत दे दीजिए। मुझे कोई सोशल मीडिया पे बंदा ऐसा नजर नहीं आया जिसने कहा जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करता हूं, मैं कागजात जमा नहीं करा सका। एक मिनट, अब मुझे बात कर लेंगे, उनकी बेटी की नहीं, आप मुझे बात कर लेने दीजिए। और वो बड़े बड़े क्या बात कर तमाम लेने मीडिया दीजिए। चैनल सोशल मीडिया पर इस टाइम बड़ी वायरल हो रही है उनकी ये गुफ्तगू भी कि किस तरह से उनको कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं दिए गए। अभी तक कितने लोग हैं जो इस दौड़ में बड़े पीछे हैं? अब वो जितने लोग हैं ना, वो सिर्फ आप बताइएगा कि कितने केसेस हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और उसमें से कितने परसेंट लोग जो है जिनके ऊपर ये बात कर देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये मेरी बात सुन जानबूझ के लेना, कर मुझे रही बात तो पीटीआई। करने दें। जी जी, बात करने देंगी तो मैं पूरी बात कर पाऊंगा ना। अगर आप बीच में टोक देंगी मैं कैसे बात करूंगा? मैं किसी की बात में तो बोला नहीं। आप मुझे देखिए, सबूत कह रहे थे तो वो मैं इसीलिए मेंशन नहीं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, देखिए बात को समझे। ओ भाई, एक आध केस ये कौन से वक्त में ये नहीं हुआ? कौन से इंतखाबात थे जिनमें ये मामलात नहीं होते रहे? क्या 2018 में नहीं हो रहे थे? 2013 में नहीं हो रहे थे? 2008 में नहीं हो रहे थे? ये सारे इंतखाबात इसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन इससे पहले इस तरह किसी पार्टी के तो इस तरह भाई आपने सेनेट के अंदर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट आजाद नहीं करवाए थे? उस वक्त आजाद लोगों ने वोट नहीं डाला था? ये हमारे मुल्क में हुआ है ना, ये फैक्ट है, इसे कुछ झुटला नहीं सकता। देखिए, बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये बात दुरुस्त है, हम इससे इनकार नहीं करते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे प्रेशर डाला जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो प्रॉब्लम का शिकार है, उनको मसाइल का सामना है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये जो प्रोपेगेशन है, जो बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है, बहुत सारी बातें इस तरह की हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, बहुत सारी खबरें फैलाई जाती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी जो गुज़िश्ता एस्टैब्लिशमेंट की बाकियात हैं, उन्होंने इलेक्शन के मुलतवी होने से, ताखीर से होने से, ना होने पे, ये सारा प्रोपेगेंडा बहुत अरसे तक चलता रहा। लेकिन ये इस तरह नहीं था, हकीकत ये नहीं थी। इलेक्शन कमीशन अपना काम वक्त पर कर रहा था, उसके बावजूद प्रॉब्लम आ रही थी। इलेक्शन कमीशन ने कोई काम करना, 28,000 से ज्यादा कागजात नामजदगी दाखिल हो गए हैं, वो सारे के सारे दीगर जमातों के हैं। यहां बहुत सारे हल्के ऐसे भी हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नहीं कई लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल करा दिए हैं। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ना चाह रहे हैं ना, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है। वो सारे लोग जो जिनके कागजात जमा हो गए हैं, वो कैसे हो गए हैं, वो क्यों हो गए हैं? मैंने आप कल भी बार बार ये मिसाल दिया, क्या जो सनम जावेद हैं वो 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं है? उनके कागजात नामजदगी कैसे दाखिल हो गए? 4 जगह से उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करा ली है। देखिए, हमें थोड़ा सा अपने आप को समझना होगा। हम जिस डगर पर जा रहे हैं उससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, मसाइल बढ़ेंगे। ये बात नहीं कि किसी पार्टी पे, यही टाइम जो है, यही वक्त नून लीग पे भी था, इससे पहले ये पीपल्स पार्टी भी देखती रही है। हमारे यहाँ ये मिजाज है, ये नहीं होना चाहिए, हम इससे डिसएग्री करते हैं। हम 2018 में भी यही कहते थे कि ये गलत तरीकेकार है, हम 2023 में भी कहते हैं ये गलत है। लेकिन जितनी बात प्रोपेगेट की जाती है, जितना शोर मचाया जाता है, देखिए फर्ज कीजिए इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो उसको कलअदम करार दे के बल्ले का निशान ले लिया। आज पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया ना, अदालतें मौजूद हैं। अगर फर्ज करें वो अपील में जाएंगे, जब वो अपील करेंगे तो उसका फैसला भी तो अदालत से होगा ना। अदालतें रिलीफ देती हैं ना। इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ नहीं मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता है। मुझे लग रहा है शहजाद साहब कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं इसमें। बात क्या है? बात यह है ये सिस्टम के मसाइल हैं, हमें सिस्टम के ऊपर बात करनी चाहिए। ठीक, मुझे सवाल उसके दुनिया बताई है, उस पर बात करनी चाहिए। ये जो पिन पॉइंट करके बात करना है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये हम हमेशा से देखते रहे, कभी एक जमात होती है, कभी दूसरी जमात होती है, कभी तीसरी जमात होती है। जुबैरी साहब ने ये बात ठीक कही है कि आपको तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे देनी चाहिए, लोगों को फैसला करने देना चाहिए। आखिरी फैसला अवाम का ही होता है, अवाम को फैसला करने दे, उसमें जो रुकावट पेश आए उसको उसको एड्रेस करें, उसको खत्म करें। ठीक, शहजाद साहब, बहुत से सहाफ़ी अब अपने कॉलम में इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जितना पीटीआई को कॉर्नर किया जा रहा है उतना इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। तो ये एट द एंड किसके लिए माहौल साजगार किया जा रहा है? अच्छा, नहीं, ये हम असल में बतौर कौम हमारी ये आदत रही है कि हम साजिशी थ्योरियों पे बहुत यकीन रखते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि असल में ये बात इस तरह नहीं थी, ये बीच में कोई और गेम हो रही है। ये हमारा माइंडसेट इस तरह का है कि महल्लाती साजिशों को इतना देखा है हमने कि हमें लगता है कि हर बात के पीछे कोई साजिश है। ये शुरू में भी एक दफ़ा ये हुआ था कि ये एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि इमरान खान को इस तरह से मजलूम बना के पेश किया जाए, और दोबारा से इमरान खान को लाया जाए इक़्तिदार में। मैं आपको 2-3 गुजारिशात जल्दी पे आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि 19 का 20 हो सकता है, 19 का 21 हो सकता है। ये जो प्रोपेगेंडे वाला आर्गूमेंट है, 19 का 120 नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि कुछ लोग झूठ बोल रहे हो,
क्योंकि कुछ लोगों को आप सारे वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं और सारे लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप सारे लोगों को सारे वक्त के लिए बेवकूफ़ बनाएं। प्रोपोगंडा होगा इसमें, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोपोगंडे का काम ही ये है, ये आज से नहीं, ये तो जब से आपने देखा मॉडर्न दुनिया में, आप हिटलर से ले लें, गोइबल से लेके बल्कि चाणक्य तक अगर आप चले जाएं तो ये प्रोपोगंडा वार तो शुरू से ही जारी रही है। मामला ये है कि हम एक गलती को जस्टिफाई करने के लिए एक दूसरी गलती को मिसाल के तौर पे पेश करते हैं कि क्यों जी 2018 में गलत हुआ, 2013 में गलत हुआ, 2008 में गलत हुआ, 1971 में गलत हुआ, 77 में गलत हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब हम गलती सुधारने की तरफ नहीं जाएंगे। हमने चूंकि मेरे साथ ज्यादती हो गई है इसलिए अब आपके साथ भी ज्यादती हो और मैं उस पर खड़े होकर तालियां बजाऊं। हमने किस दिन बड़े होना है? मतलब बहुत सारे लोग एक आर्गूमेंट देते हैं जी कि 75 साल तो कौमों की जिंदगी में कोई बड़ा यानी अरसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बहुत सारे लोग हमसे बाद आजाद हुए और बहुत आगे निकल गए। हमने ऐसा क्या नुकसान कर दिया है कुदरत का कि कुदरत हमारे पीछे लाख लेके पड़ी हुई है और हमें किसी तौर आगे निकलने नहीं दे रही। बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान देख लें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा तो मेरी बुनियादी बात यह है कि हम अवाम की विजडम पर यकीन करने को या उस पे एतमाद करने को तैयार क्यों नहीं है भाई? हम हर इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे पा रहे? ठीक है, मुझे ब्रेक शाहजाद लोगों को अनाउंस करने दें। अगर उनको कोई बेईमान पसंद है, करप्ट पसंद है, कोई किस किस्म का आदमी पसंद है, उसको आने दें। लोग इन शॉर्ट आपके मुताबिक वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ठीक है, अगले सेगमेंट में यहीं से शुरू कर लेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद ख्वाजा के गढ़ का, सियालकोट का भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ख्वाजा आसिफ का गढ़ सियालकोट हल्का NA 71, जिसमें उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज इस टाइम मैदान में उतर चुकी हैं और नून लीग को उन्होंने चैलेंज कर दिया है। एक खातून जिसने बिला खौफो खतर अब पहली बार ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में सियासत की कमान संभाली है और देखना यह है कि अब मुकाबला जब होता है इलेक्शन का दिन तो वो क्या फ़ैसला सामने आएगा, क्योंकि जो सूरत हाल है उस्मान डार की वालिदा का गुज़श्ता हफ्ते जो हमने बयान देखा, जो वीडियो रिकॉर्ड की गई जिसमें उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ ने अपने आदमी हमारे घर भेजे और उन आदमियों ने ना सिर्फ हमें डराया धमकाया बल्कि मारा पीटा भी और घर के हर चीज़ दरवाजे समेत सब कुछ तोड़ दिया और कहा कि इलेक्शन से दूर रहें। और ये एक बार नहीं किया, ख्वाजा आसिफ ने बहुत बार किया। ऐसा इल्ज़ाम उस्मान डार की वालिदा की जानिब से लगाया गया, जिसकी तरदीद की है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी। और अब वहाँ हल्के की सूरत हाल क्या है इनकी एंट्री के बाद, उस्मान डार की वालिदा की एंट्री के बाद, रेहाना इम्तियाज़ की एंट्री के बाद, वो हम जानेंगे। हमारे रिपोर्टर इस टाइम अंजुम नकवी हल्के में मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि वहाँ के अवाम के मिले जुले जज्बात क्या हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA 71 में। इस हल्का में 5,77,287 टोटल रजिस्टर्ड वोट हैं। इस हल्का की अगर बात की जाए तो इस हल्का से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं वो 6 बार MNA जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। और इस बार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जो कांटेदार मुकाबला है वो एक बुजुर्ग खतून रेहाना इम्तियाज़ डार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा उस्मान डार की वालदा हैं, उनके साथ होने जा रहा है। इस कांटेदार मुकाबले के ऊपर सियालकोट के NA 71 के लोगों की क्या राय है ये उनसे जानते हैं। भाईजान बताइएगा इस बार वोट किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? हम वोट देंगे रेहाना इम्तियाज़ डार को। और आपने पूछा कि क्यों देंगे, उसकी सबसे मेन वजह यह है कि पंजाब की सियासी तारीख में इतनी जुल्म और बर्बरियत अगर किसी खातून ने बर्दाश्त की है तो वो है रेहाना इम्तियाज़ डार। वोट मुस्लिम लीग नून का है। सियालकोट जो मुस्लिम लीग नून का किला है, जनाब आला ख्वाजा आसिफ साहब ने सियालकोट के लिए बहुत कैसे काम किए हैं। उस्मान डार ने बहुत काम किया लेकिन उन्होंने करन नहीं कुछ दिता गया तो इस टाइम उन्होंने ठीक है। बाकी असी वोट जो उस्मान डार दे जी। इंशाल्लाह हम वोट ख्वाजा आसिफ को देंगे और इंशाल्लाह ख्वाजा आसिफ साहब को जैसे कामयाब होते हैं इस बार भी वही कामयाब होंगे। वोट ना तो मैंने किसी के कहने पे किसी को देना है, वोट मैंने देना है और देना है PTI को। नहीं जी, ख्वाजा आसिफ को देंगे इंशाल्लाह वोट सिर्फ रेहाना इम्तियाज़ का। उसके रीज़न ये है कि जो भी जुल्म उनके साथ हुआ है उस्मान डार के साथ, उसकी वालदा के साथ, तो 100% वोट उन्हीं के जाएगा। अच्छा, अवामी राय जो है वो तो आपके सामने है, मिले जुले तासरात हैं सियालकोट NA 71 के वोटर्स जो हैं उनके। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को अवाम जो अपना हक़ राय दही है उसको इस्तेमाल करते हुए मनसब जो है मेंबर को कौमी असम्बली का वो किसको उसके ऊपर बिठाया जाता है। 6 दफ़ा MNA मुंतखब होने वाले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं इस बार जीत उनका मुकद्दर ठहरेगी या जीत का सेहरा जो है पहली मरतबा खतून जो इलेक्शन लड़ रही है रेहाना इम्तियाज़ डार उनके सर पर सेहरा सजेगा। ये फैसला 8 फरवरी को देखा जाएगा। जी
शुक्रिया अंजुम नकवी, आपने अपडेट किया। शहजाद साहब, सारी गुफ्तगू सुनी आपने, वहाँ हल्के के लोगों की मिलीजुली जो है वो फीलिंग्स हैं। रिहाना मुमताज़ की एंट्री के बाद आपको क्या लगता है कि ख्वाजा आसिफ को टफ टाइम मिल सकता है? अच्छा देखिए, इस मामले में इसमें तो कोई शक नहीं है कि टफ टाइम मिलेगा, और जिस तरह से पंजाब के शहरों की जो हालत है उसमें मुझे यही लगता है कि टफ टाइम मिलेगा, और हर जगह पे टफ टाइम मिलेगा, बशर्ते कि इलेक्शन के दिन जो है वो टर्न आउट 60% से आगे निकले। नॉर्मली इतना टर्न आउट नहीं होता। ये ज़रूरी है, अगर तहरीक इंसाफ ने मुकाबला करना है और जीत की तरफ जाना है तो उनको अपना वोटर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो रिहाना साहबा वाला मामला है, मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा, इसमें मीठा कुछ ज्यादा डल गया है मुझे लगता है। ये जो दूसरे तीसरे दिन वो ठीक है, अब उनको वो खातून है, हमारी भी वालदा की जगह है और बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन ये देखें, ये जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, और हो सकता है ख्वाजा साहब इसमें इलेक्शन शामिल करके वो समझते हो कि इलेक्शन में भी सब कुछ जायज़ है, हो सकता है उनका इसके साथ कोई ताल्लुक ना हो। तो ये एक महज मफरूज़ा है मेरे ख्याल में। इसको उस तरह से प्ले करना कुछ थोड़ा सा ग्रेसफुली और डिग्निटी के साथ हो जाए मुकाबला, तो मुकाबला है, और मुझे नहीं लगता कि उनको रोना पीटना चाहिए इस तरह से, क्योंकि जितना ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि आप मतलब तहकीकात करा लें, मेरा दूर दूर तक सेगमेंट इस मामले से, इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो कहा है फोरेंसिक होना चाहिए। जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे एक बच्चा होता है स्कूल में जो हर वक्त टीचर के पास आता है कि मिस मुझे फलाने मार दिया, मिस मुझे अब उसने मेरे कपड़े खींच दिए, उसने मेरे ऊपर स्याही गिरा दी। तो जो रोंदू किस्म के और शिकायती किस्म के बच्चे होते हैं वो कुछ अरसे के बाद टीचर उनसे तंग आ जाती है, तो आप अदलिया के पास कितनी दफा जाएंगे, अदलिया आपको कहाँ से रिलीफ देगा और कितना रिलीफ देगा? आपने अवाम के पास जाना है। अच्छा। और अवाम से फैसला लेना है, उस पर फोकस रखें। अपना जो गोल है उसको नहीं गुम करें आप। ये अपनी जो हमायत हासिल करें लोगों की, आप उनकी हमदर्दी जरूर हासिल करें, लेकिन हमदर्दी को हमायत के आगे ना जाने दें। ठीक ठीक। नौशाद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार भी जीत उन्हीं की होगी। इससे पहले भी उस्मान डार को उन्होंने हराया है हल्के से, तो आप उनकी जो कारकर्दगी है हल्के में उस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, मैं जो उनकी कारकर्दगी पे बाद में करूंगा, लेकिन मैं शहजाद साहब की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसको सेकंड करते हुए ये बात ज़रूर करूंगा कि ये दुरुस्त बात है कि इस तरह के जो हरबे हैं, यकीनन हो सकता है कुछ हद तक वो कुछ फीसद आप कह लीजिए कि हो सकता है उन्हें कोई इसका फ़ायदा मिल सके, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। हमदर्दी बहुत ज़्यादा जो है ना वोट में ट्रांसलेट नहीं होती। अच्छा। मैंने बारहा आपको एक बात जो है ना वो कही है, मैं दोबारा उसको दोहराता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला इस वक्त ये नहीं है कि कोई एक कैंडिडेट क्या परफॉर्म करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा है वो अपनी जगह से हिल चुका है। देखिए, अभी तक मैंने आपको जब ये बात कही थी ना कि कागजात नामजदगी एक की जगह कई कई लोगों ने जमा करा दी हैं, तो उसकी एक रीजन ये है कि अभी किसको टिकट देना है, किसने टिकट देना है, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वाली वारिस ही नहीं है। उनके चेयरमैन साहब गुज़िश्ता जून में वो अपनी जो मियाद है पूरी कर चुके हैं, उनका कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं है, कोई इशूइंग अथॉरिटी नहीं है। असूली तौर पे उनके चीफ कोऑर्डिनेटर को मामलात संभालने चाहिए थे। अब पता नहीं वो इस वक्त कौन है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर के हिल जाने की वजह से उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें बहुत फर्क आएगा। ये जो बात शहजाद साहब ने कही है ना कि जिस दिन जब इलेक्शन को वोट दिलवाने का वक्त आएगा, ये आपस में जो टिकट्स के ऊपर तकसीम और आपकी जो डिवीजन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको हैंडल करने का मामला, आपने देखा नून लीग के कायद यहां मौजूद हैं, वो पार्लिमानी बोर्ड के वो फैसले कर रहे हैं। उस वक्त भी उनके बड़े लीडर्स के दरमियान आपने दानियाल अजीज का केस देखा है, आपने दीगर कई मामलात के अंदर ये देखा कि जहां टिकट्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी और आपस में उनकी जो लीडर्स हैं, जो मुकामी जो ज़िलाई सतह के या मरकजी सतह के लीडर्स हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है टिकट के। उनके तो प्रेशर की वजह से आ रही है कि उन पर लोड ज़्यादा है, लेकिन आ रही है। सो इन सारे ये जो मामलात होते हैं इलेक्शन के, उसको किसी ने फैसला करना होता है, फैसला करके किसी को आपने मनाना होता है, वरना वोट डिवाइड हो जाता है। वरना एक दूसरे की जो होती है ना, हर हल्के में हर जमात के 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जो उम्मीदवार होते हैं उस हल्के से इलेक्शन लड़ने के। किसी को सूबाई सतह पे मौका दिया जाता है, किसी को कौमी सतह पे मौका दिया जाता है। इन दोनों जगह पे मौका ना मिल सके, फिर उन्हें ये जो हिलाले अमर है जैसे उसका वो चेयरमैन बनाया जाता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का हेड बनाया जाता है, सेनेट की सीट दी जाती है, सेनेट में
नुमाइंदगी दी जाती। मकसद कहने का ये है, ये सारा कुछ जो इस वक्त सिचुएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल है। ख्वाजा आसिफ के हल्के की अगर बात करें, देखिए ख्वाजा साहब 6 इलेक्शन जीत रहे हैं और वो उस वक्त भी इलेक्शन जीते हैं 2018 में, जब सारा जो हवा थी उनके मुखालिफ थी, उस वक्त भी यही कुछ हो रहा था। में भी उनकी जीत के पीछे नौशाद साहब जी, उनकी 2018 में भी जीत के पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। होगी, आपकी बात दुरुस्त है कि वो फर्ज करें उन्होंने किसी को फोन किया और किसी ने उनको जितवाया या नहीं जितवाया, ये सब बातें हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि जब तक आपके पास हकीकत, फैक्चुअल, बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करने के बाद कोई सवाल आपके सामने ना हो, उसको सिर्फ प्रोपेगेट कर लेने से उसकी हकीकत वो नहीं बदलनी जाती, वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है। हकीकत ये है कि वो 6 दफा इलेक्ट हुए हैं, यकीनन उन्होंने अपने हल्के में काम कराया। अगर वो काम ना कराया होता तो 2018 के इंतखाबात वो जीतने की पोजीशन में ना होते, 2013 में ना जीत रहे होते, 2008 में ना जीत रहे होते। उससे पहले भी बहुत सारे मामलात ऐसे, बहुत सारा वक्त ऐसा गुजरा है जो मुशर्रफ दौर है, उस वक्त भी वो इलेक्ट हुए। बात ये है, जो समझने की बात है वो ये है कि ये जो बात की जा रही है ना, ये मैंने जब खातून कार्ड की बात की, देखिए बेगम कुलसूम नवाज भी निकली थी, मरियम नवाज भी निकली हैं, बहुत सी खवातीन हैं जो वो जो है वो सियासत में आई हैं और उन्होंने मुकाबला किया है। ये जो सिंपैथी कार्ड है, इसको इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं निकलेगा, मां सिवाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे वायरल होंगे। और सोशल मीडिया की जो खेल है, सोशल मीडिया फ्रॉड, ग्राउंड रियलिटीज पे, वो ग्राउंड पे वो उतना अफेक्ट नहीं करती। आप रिसेप्शन बना सकते हैं, आप बबल बना सकते हैं, बबल बना के आप लोगों को ये बता सकते हैं, हाँ जी मेरा 10,000 रीट्वीट आ गए हैं। वो जब मशीनें और बोट्स काम करना बंद होती हैं तो वो 10,000 से 1,000 रह जाता है। जो फेक फॉलोअर्स हैं वो, उसका कोई फायदा नहीं होता। हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब ये नौजवानों की बात की जा रही है, ये 2.25 करोड़ नौजवानों की बात की जा रही, तो मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, ये सारे अर्बन एरियाज के या अर्बन उसके वो शहरों के, लेकिन अर्बन एरियाज में तो एरियाज में भी यूथ है। लेकिन नौशाद साहब, देहातों में, गांव में, रूरल एरियाज में तो सर्वेज सामने आ गए ना, वो तो सर्वेज फिलहाल अलार्मिंग है। नहीं, मैं आपको सर्वे बता पुराने सियासी जमातों के लिए खास उनकी तरफ से सर्वे कराए गए हैं, जो स्ट्रॉन्ग फुटिन के ऊपर सर्वे कराए गए, वहां पे नून लीग की मकबूलियत बेहतर हो गई है पहले से बहुत ज्यादा। हमें भी पता है कि वो सर्वेज हैं और वो उन लोगों ने करवाए हैं जो बड़े एहतियात से ये काम करते हैं। अच्छा। तो ये बात नहीं है, ये सर्वे जो टीवी का सर्वे, अगर फर्ज करें 4 लोगों से पूछ रहे हैं, मैं ये वॉक्स पॉप से, अब आप देखिए कि इस पूरे हल्के में वो बता के गए हैं कि 5 लाख समथिंग वोटर है, फर्ज करें 4 लाख 3 लाख वोटर है, 4 बंदों से बात करके आपको पल्स नहीं मिल सकती, ठीक है ना। 4 बंदे उसको वो नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक सर्वे मेथड बना हुआ है, सर्वे मेथड में कुछ नुमाइंदगी से ये अंदाजा लेकिन नौशाद साहब, जो 16 माह की गवर्नमेंट रही है, उस गवर्नमेंट ने मायूस किया है आवाम को, पाकिस्तान किया होगा ना, आवाम उसका फैसला कर देगी। पीडीएम गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, ठीक है ना, अगर फर्ज करें कि पीडीएम गवर्नमेंट ने महंगाई की है, पीडीएम गवर्नमेंट ने मईशत को बेहतर नहीं किया, पीडीएम गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है वो लोगों ने देखा है ना। लोगों को बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं, लोगों को गैस के बिल देने पड़ रहे हैं, लोगों को महंगाई फेस करनी पड़ रही है, लोगों को इस बात का पता है। अगर पीडीएम ये समझाने में कामयाब हो जाए कि एक्चुअल वजह इसकी 3.5 साल थे पिछले, जिसकी वजह से ये हालात थे, और पीडीएम जो तरीके अदम एतमाद है वो उसके बगैर गुजारा नहीं था। बहुत सारे लोग इस थ्योरी को बाय कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे वो वोट नहीं देंगे पीडीएम जमातों को। सो ये तो बात में आखिर में फिर फैसला अवाम ने करना है ना, अवाम को करने देना है। अवाम ये फैसला करेगी कि उनके साथ 16 माह की हुकूमत में क्या हुआ, पिछले 3.5 साल क्या हुआ, और उससे कबल जो हुकूमत चल रही थी 2017 में क्या कुछ होता रहा, ये सब कुछ अब सबके सामने है ना। ये फैक्ट्स बाहर आ चुके हुए हैं, इसके ऊपर डिबेट होती है, ये सब कुछ सबके सामने है। तो अवाम ने अपना फैसला खुद करना है कि 2017 तक क्या हालात थे, 2018 में क्या हालात थे, उस वक्त डॉलर की पोजीशन क्या थी, उस वक्त ग्रोथ रेट क्या था पाकिस्तान का, उस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पोजीशन क्या थी, उस वक्त आम आदमी की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या थी, उस वक्त लोगों को कितने पैसे मिल रहे थे, आज कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने उनको पे करने पड़ते थे, बिलों की पोजीशन क्या थी, आज की पोजीशन क्या। तो वो उसका कंपैरिजन जरूर ड्रॉ करेंगे ना कि 3.5 साल उसके बाद आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब तहरीक एतमाद के नतीजे में आईनी तरीके से खत्म की गई, तो उस वक्त क्या हालात थे, क्या उस वक्त जो है वो हालात बहुत अच्छे थे। हालात तो उस वक्त भी अच्छे नहीं थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभालने के बाद जो है वो उसको मईशत की समझ नहीं आई। और ये हकीकत नहीं है कि उनके अपने वो जो कहते थे हमारे मेरे पास 100 मेंबर की टीम है और मैं मईशत जो है वो पता नहीं कहां से कहां ले जाऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं इतने घर दूंगा और मैं इतना सारा कुछ दूंगा, लेकिन उनमें से कोई भी चीज ग्राउंड पे नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर उसको यूनिवर्सिटी बनाना था, गवर्नर उसको यूनिवर्सिटी बनाना था, कुछ भी नहीं है। हर चीज के ऊपर यू टर्न ले लिया गया, लोगों को कुछ बात पूरा मुकम्मल करने दे। लोगों ने ये सारी बातें फैक्ट्स उनके सामने
मौजूद है, वो कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं सोशल मीडिया कैंपेन से, वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं प्रोपेगेंडे से, लेकिन कहीं ना कहीं जो रियलिटी है, जो एग्जिस्टेंस है, वो मौजूद रहती है। वो लोग सोचेंगे जरूर कि उस वक्त क्या था और आज क्या है, और अगर 16 माह पीडीएम ने हुकूमत की तो किन हालात में हुकूमत की। कोई ये तो नहीं है कि उनको 2018 के हालात दिए गए थे और उन्होंने हालात इस नतीजा पहुंचा दिए। वो जब हुकूमत आई थी वो 2021 के आखिर के हालात थे, जिसको 2022 तक उन्होंने चलाया है। सो ये सारा कुछ जो है, सीरियस वोटर, जो लोग संजीदगी से चीजों पे गौर करते हैं, वो लोग जो समझते हैं, जिनको पता है चीजों का, वो सिर्फ एक रॉ में नहीं बह रहे होते या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में नहीं होते, थोड़ी सी अकल समझ बूझ रखते हैं, वो इन सारी चीजों का ड्रॉ करेंगे, उनकी मर्जी। अब वो फैसला करेंगे, वो सबके सामने आएगा कि वो ठीक फैसला करते हैं, गलत फैसला करते हैं, लेकिन फैसला उन्हीं को करना है। आखिरकार ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका फैसला अवाम नहीं करना है, अवाम को ही करना देना चाहिए, क्योंकि अवाम ही असल में मालिक है इस मुल्क की। अवाम नहीं फैसला करना है, अवाम से आप अगर हट के फैसले करेंगे तो वो मैं जो बात ये शहजाद साहब को लगा कि मैंने पता नहीं वो कहा कि पिछली गलतियों का हवाला दिया, मैंने गलतियों का हवाला देके कहा था कि हम अब भी समझते हैं कि अगर गलती की जा रही है तो नहीं होनी चाहिए, हम तो आवाज उठा सकते हैं। ठीक है नौशाद साहब, लेकिन अवाम की के वोट को या अवाम की आवाज को कितनी को इज्जत दी जा रही है, ये तो आप भी जानते हैं, ये तो हम भी जानते हैं। शहजाद साहब, नौशाद साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत सिर्फ एक सोशल मीडिया का फ्रॉड है, एक प्रोपेगेंडा है, और पूरे पाकिस्तान का आप 2018 के इंतखाबात में कोई ताल्लुक नहीं है। जब हुकूमत बनाई, 1-2-4 बंदों से लेकिन हुकूमत बनाई, साहब, उस वक्त भी तो बाकी इंतखाबात के करीब आते ही जो पुराने सियासी चेहरे, अगर हम उनकी बात कर लें तो अब उनकी रौनकें क्यों उड़ी हुई हैं? अब नौशाद साहब बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, तो इसलिए मैं इस बात को इस तरह से आपके सामने रखता हूं कि मेरा जो कव्वा है वो सफ़ेद रंग का है, आप जो मर्जी कर लें, मैं तो ये मानूंगा नहीं कि कव्वा काला भी हो सकता है। नौशाद साहब, गुजारिश ये है कि दो चीज़ें आपके साथ मैं दो चीज़ें आपके सामने रखूं, मैं दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी इस प्रोग्राम में बैठने से पहले इलेक्शन कमीशन के एक इंतहाई अहम आदमी से ये पूछा कि आप अपील में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उसमें फरीक बनेंगे? तो मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि जिस जगह पे वो साहब हैं वो ये मुझे कहेंगे कि उनको नहीं पता कि अभी क्या फैसला होता है। अगर चीजें इस तरह से हैं तो मैं ये नहीं मानता कि ये सारे का फैसला नहीं हुआ। मैं तो आपकी बात पे, मतलब आप सहाफी, एक मिनट है शहजाद साहब, मुझे रुकिए जरा। अगर कोई शख्स जिम्मेदार, किसी जिम्मेदार इदारे का कोई शख्स आपको ये कहे कि अभी इसका फैसला नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम कि क्या फैसला होगा, तो आपको उस बात को ये समझ लेना चाहिए कि जी पता नहीं फैसला कहां से आएगा या किधर से। ये क्या बात की आपने? मतलब आपको एक बंदा, आपने फोन किया, उन्होंने आपको बताया वो फैसला। देखें मेरी गुजारिश सुनिए शहजाद साहब, फैसला करने वालों में बेसिकली आपका अगर एक आदमी फैसला करने वाली पोजीशन में है और वो कह रहा है कि अभी कोई फैसला नहीं है, मुझे नहीं पता क्या फैसला। शहजाद साहब, हमारे सुप्रीम हमारी इलेक्शन कमीशन की तो सूरत हाल यहाँ रह गई ना कि अदालतें, हमारी सुप्रीम कोर्ट कान पकड़कर इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन की डेट निकलवाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट ही कान पकड़कर इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन स्केड्यूल सामने रखवाती है, तो फिर इलेक्शन। जी मैं इस पे एक और चीज आपके सामने रखता हूँ। ये जो इस वक्त निगरान सेटअप है, इनको ये पूरी तरह से पता था कि ये सेटअप जो है वो 2 से 3 साल के लिए आ रहा है, और बहुत सारे मेरे अपने जाती दोस्त कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह इस निगरान सेटअप का हिस्सा बन जाए। होगा ये बिल्कुल। अब हुआ ये है कि अगर ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के ना करवाए होते तो आपके निगरान वजीर दाखिला को इस तरह से अफरा तफरी में इस्तीफा दे के ना जाना पड़ता। आपको एक और अगली खबर भी दे दूं कि हमारे एक चीफ मिनिस्टर जो निगरान हैं वो अब अपनी लॉबिंग कर रहे हैं कि वो किसी तरह से वो गवर्नर बन जाएं, और उनको पता चल गया कि लाहौर की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। चले ये भी बता दें, आप ब्रेकिंग दे रहे हैं तो फिर पूरी दे देना शहजाद साहब। देखिए बात ये है कि वो लाहौर वाले ही हैं साहब, यकीनन आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब मसला ये है कि उनके खिलाफ भी एक एंटी लॉबी अमल में आई हुई है और उनकी कोशिश ये है कि ऐसा ना हो। तो ये गेम विद इन द गेम चल रही है। इस हवाले से वो मैं अपनी बात को थोड़ा सा उसे अपनी ही बात से थोड़ा सा फिर जाता हूं कि वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करती है। तो ये अंदर खाने ये जो महल्लाती साजिशें हैं वो चलती रहती हैं। सही है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि पीटीआई मकबूल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार। हमें ये मानने तो नौशाद साहब नहीं मानते, नौशाद साहब नहीं मानते। ये नहीं कहा ये मसला हम ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है शहजाद साहब? ब्रेक मुझे अनाउंस करना है। नौशाद साहब ये आप एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिएगा, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद मुझे ब्रेक अनाउंस करना है।
और ब्रेक के बाद अगला सवाल नौशाबे के सामने मैं रखूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात सबसे पहले नवाज शरीफ की, और मौजूदा हालात में मुक़्तदर हलकों के मंजूर नज़र होने के इल्ज़ामात लग रहे हैं नवाज शरीफ पर, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात नून लीग को खुशियां भी दे रही हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए तैयारी अपनी मुकम्मल कर चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं, और इस मौका पर 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जो इंतखाबी मुहिम है हम देख रहे हैं कि वो अभी तक शुरू नहीं हुई। नून लीग बहुत से जलसे जो कि अनाउंस करने वाली थी, हम दूर दूर तक नहीं देख रहे कि वो जलसे कहीं हो रहे हो, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने ही, उनकी लीगल टीम ने ही बानी पीटीआई इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं उसको चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया है, और नून लीग अपनी सियासत को अभी तक बंद कमरों में ही रखे हुए है। क्यों अवामी राबता मुहिम शुरू नहीं हुआ है, अपना मंशूर सामने नहीं रखा गया है। और दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से, बिलावल साहब की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, ऑल्दो के वो उस तरह से जो मुहिम है उनकी जानिब से भी शुरू नहीं की गई जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो सवाल सबसे पहले चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे इस टाइम जो शहबाज शरीफ साहब कसूर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लाहौर छोड़कर उन्होंने कसूर से इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया है, क्या लगता है आपको, क्या डर है, क्या खौफ है? देखिए वो जो दो हलकों से वो लड़ सकते हैं नए कानून के तहत, कराची से भी है, लाहौर से भी है, कसूर से भी है। अब उनमें फैसला करेंगे कि उन्होंने कौन से 2 हलकों से लड़ना है। तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो कहाँ से लड़ते हैं, किन 2 हलकों से लड़ते हैं। ठीक है, फिलहाल तो जो खौफ की फिजा है वो तो है ही लाहौर के अंदर। अच्छा, लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं कि हर किसी का हक है, हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, आगे जो भी रिजल्ट आए उनको देखा जा सकता। तो सर क्या आप लोगों को पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे इंसामिया का रवैया बहुत गलत है और बड़ा अच्छा। खौफनाक रवैया है इस वक्त। हमारे सामने जो चीजें हैं वो बहुत ही खौफनाक है और बहुत गलत है। ठीक है, जो अभी मंजूर साहब पीटीआई के साथ हो रहा है, पीटीआई तो कह रही है लेवल प्लेइंग तो दूर की बात, हमें प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही, हम अपना लेवल खुद बना लेंगे अगर हमें एक प्लेइंग फील्ड ही मिल जाए। हम देख रहे हैं जो कागजात नामजदगी की सूरत हाल उनके साथ फाड़ दिए गए, तो आपको लगता है इज इट जस्टिफाइड? मेरा ख्याल है कि कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो फेयर, फ्री एंड एक ऐसे गैर जानबदाराना इलेक्शंस करवाए जो उसका बुनियादी फरीजा है, वो उसको अदा करना चाहिए। और हम भी सब देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या रोल प्ले करता है आने वाले दिनों में भी। लेकिन इस वक्त भी देखें, अगर कल तक सूरत हाल ऐसी थी, लेकिन आज से चीजें तब्दील होना शुरू हुई है। अच्छा। आज उनका इंतखाबी निशान बहाल हो गया है। उनके काफी लोग जो मेरे इल्म में है, जो कुछ लोग इलेक्शन लड़ने वाले और कुछ सेकेंडर प्रपोजर्स गिरफ्तार थे, वो जो है उनको रिलीज किया गया है। हाँ जी। ये एक खुश आइंद बात है और इसको इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं पीटीआई से अपना इल्हाक इत्तेहाद कर सकती है, कोई ना कोई मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई सूरत हाल है। अच्छा। मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसी सूरत हाल नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। शहजाद साहब, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देख लें तो इलेक्शन जब अनाउंस हुए तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। सूरत हाल हमने देखा कि मंदी में ही रही, और अब जब इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो गया, सूरत हाल आपके सामने, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब स्टॉक मार्केट में मंदी ही देख रहे हैं। तो इसी तरह से अगर नुकसान होता रहा तो फिर आपको क्या लगता है कि सूरत हाल कहाँ जाएगी? सना, ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने पिछले सेगमेंट में अर्ज किया था कि खबर यही थी कि ये सेटअप 2-3 साल चलेगा, और उसी उम्मीद पे स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनका प्लान ये था कि इसको 1 लाख तक इस नंबर को लेके जाएंगे। लेकिन जिस दिन ये इलेक्शन का अनाउंस हुआ तो ये सबके लिए गैर मुतवक्को था। उसके बाद सरमायादार जो है वो बहुत समझदार है, उनको नजर आ रहा है कि ये जिस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है इसके नतीजे में इस्तेहकाम नहीं आएगा। और याद रखिए कि सरमाया बड़ी डरपोक चीज होती है। सरमायादार जो है वो कभी रिस्क नहीं लेता अपने पैसे का ऐसी जगह पे जहां उसको खतरा हो कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। आप एक बाजार में अगर खुदा ना खास्ता
सिलेंडर का धमाका हो जाए तो इर्द गिर्द की सारी दुकानें जो है वो बंद हो जाती हैं, लोग निकल जाते हैं वहां से। तो ये मतलब जो जहां पे अरबों खरबों रुपए का कारोबार रोज होता है, आपके ख्याल में जो लोग उसमें पैसे डाल रहे थे और जिनको ख्याल ये था बेसिकली वो ऑयल एंड गैस के सेक्टर में ज्यादा सरमायाकारी आ रही थी और उसमें कुछ हिस्सा बाहर के लोगों का था। ठीक है। चूंकि वो जो एक रिफाइनरी की बात हो रही थी कि बलूचिस्तान में और ग्वादर में कहीं वो लगनी है, तो उसके लिए बिलखसूस जो है वो पीएसओ पे ज्यादा काम हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि ये सेटअप जो है वो लंबा नहीं चलने वाला और इनको पता है कि यहाँ पे जब भी खामोशी आ गई और हम देख रहे हैं कि उस तरह स्पीड से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, जी 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 जल्दी शहजाद साहब, क्योंकि मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है और नौशाद साहब को भी टाइम। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट है वो तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ। 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, एक के 50 के प्लस और माइनस के अराउंड उसकी सीटें आएंगी, दूसरी की 60 और 70 के अराउंड आएगी। अच्छा। और तीसरी की 100 के लगभग आएंगी। अच्छा। अब उसके बाद हुकूमत कैसे बनेगी, कौन बनाएगा और क्या उसका नतीजा निकलेगा, ये असल मुद्दा तो मुईशत का है ना कि पाकिस्तान की मईशत को कौन ठीक करेगा। नौशाद साहब, आपने कल अपने प्रोग्राम में कहा था कि नून लीग 25 से 30 बल्कि इससे भी ज्यादा जलसों का अनाउंस करने वाले हैं। जल्दी कोई डेट सामने आई, कोई स्केड्यूल सामने आया? कल कहा था और आज आपने मुझे उसका एहतसाब शुरू कर दिया है। आ जाएगी वो बात, तारीख भी सामने आ जाएगी। मैं आपको 2 बातें जरूर करना चाहूंगा। देखिए, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि पीटीआई मकबूल जमात नहीं। अगर पीटीआई मकबूल जमात ना होती तो ये सारी जमातें मिलकर एंटी पीटीआई इलेक्शन ना लड़ रही होती। ये अंडरस्टूड बात है कि पीटीआई मकबूल है, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि जितना आप उसको मकबूल समझते हैं या जितना सोशल मीडिया में मकबूल बनाया जाता है या जितना मकबूल कहा जाता है, उतनी नहीं। मुझे बात सुन लीजिए, पीडीएम को हमने देखा, मुझे आप बात करने दीजिए ना। बाद इसी तरह की अब मुझे आप बात नहीं करने देंगी और टाइम खत्म हो जाएगा। एक और जल्दी से सवाल ऐड कि अगर इलेक्शन के बाद भी यही इसी मैं आपको बताने लगा कि 2018 में जब वो अपने अरूज पर थी, तब भी पकड़ धकड़ कर जो मेंबरान पूरे किए गए थे, उसके बावजूद इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी थी। और फिर वो जिस दिन वक्त आया था तो 2 इत्तेहादी जमातें अलग हुई और वो धड़ाम से गिर गई थी। ये मैं अरूज की मकबूलियत बता रहा हूं। तो आज मामलात ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं उनके लिए। मैं जो हमेशा कहता हूं, मेरी बात का मतलब ये नहीं कि वो गैर मकबूल है, मेरी बात का मतलब ये है कि वो उन हालात का सामना कर रहे हैं जिसमें उनको मुश्किलात हैं। चूंकि पकड़ धकड़ के लाए थे, जो लाए थे वो निकल गए हैं। नून लीग इस तरह से बिखरी नहीं थी जिस तरह पीटीआई बिखरी है। इसकी वजह से उन्हें मुश्किलात हैं। उनके लिए इलेक्शन खासा मुश्किल टास्क होगा और उसमें परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होगा। वो तो उसको सरवाइव कर जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए ताकि इलेक्शन की शफाफियत पर इतराजात और सवालात ना खड़े हों। नौशाद साहब बहुत शुक्रिया, चौधरी मंजूर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।